हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें जो पेपर 2 है इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कह लीजिए डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 7th लेक्चर वीडियो है। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले जो मेरे 6 लेक्चर वीडियो है वो देख भी लिए होंगे। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि ये जो सीरीज है इसमें मैं 2017-18 से लेकर के 2024 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, असर्शन आपको दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। तो असर्शन में कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन है फ्री जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, इंफॉर्मेशन का एंड पीपल का। दिस इज ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन है। तो मैं कहूंगी हाँ, तो यही तो है ग्लोबलाइजेशन। असर्शन तो यानी सही है, यही तो ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। ठीक, तो असर्शन तो सही है, यानी असर्शन इज ट्रू, ये हमें पता चल गया। ये इंटरनेशनल बिजनेस से ये क्वेश्चन है। अब चलिए इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन में दिया गया है कि कंट्रीज आर consistently evolving innovative marketing barriers that are WTO compatible। रीजन में दिया गया है कि जो कंट्रीज हैं वो कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर, यानी जो कंट्रीज हैं, देखिए जब ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है, तो यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने गुड्स, अपने सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, पीपल भेज सकती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होगा। तो अब ये जो कंट्री है इसके लिए भी तो थोड़ा सा कह लीजिए एक डेंजर है कि ऐसा ना हो कि लोग यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ना यूज करें, बाहर के प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करके आ रहे हैं वो यूज करें। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो रीजन में यहाँ पे लिखा है कि कंट्रीज, इसीलिए हर कंट्री क्या करती है, कॉन्स्टेंटली कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर इवॉल्व करती रहती है, इनोवेट करती रहती है जो WTO कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो रीजन में ये दिया गया है। तो बता दूं कि रीजन भी ठीक है, रीजन जो है ये दिया गया है, तो हाँ ये भी बात सच है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो डोमेस्टिक कंट्री, जो पर्टिकुलर हर एक कंट्री को अपना जो डोमेस्टिक जो बिजनेस है उनको भी तो बचाना है। ठीक है, उनको भी बचाना है, हर कंट्री को अपने यहाँ का डोमेस्टिक। ये देखिए, ये कंट्री अगर हर जगह अपने सामान भेज रही है तो इस कंट्री को, ये जो कंट्री ए है, सपोज के कंट्री ए है, इसको अपना डोमेस्टिक जो बिजनेस है, इनके आगे अपने बिजनेस है, उसे बचाना भी तो है। तो उसके लिए ये कंट्री ए क्या करती है, वो कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर इवॉल्व करती है जो WTO कंफर्टेबल हो, जो कि WTO के गाइडलाइन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये रीजन भी ट्रू है। लेकिन देखिए, तो असर्शन तो ट्रू है ही, ग्लोबलाइजेशन यही होता है, और रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन है, क्या वो ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना ग्लोबलाइजेशन को। क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्यों होता है? ऐसा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। बट ये जो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों सही हैं। तो अब बताइए इन चारों में से क्या होगा आंसर। इन चारों में पहला देखिए क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हाँ ये है बी कि आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसका ये जो क्या लीजिए एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे लिखी भी है, आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर ले। देखिए मैं यहाँ पे लिखा है, रीजन जो है वो ये बता रहा है कि कंट्रीज अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बचाने के लिए क्या करती हैं, वो कुछ इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर मतलब इवॉल्व करती हैं, इनोवेट करती हैं, बट ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच, यानी मल्टीनेशनल फर्म जो होती हैं वो होती हैं विच, पहला दिया है
सोर्स सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, अगला है एक्सपोर्ट प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज, अगला है कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, अगला है हैज कंसुलर एसेस इन मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं कि मल्टीनेशनल फर्म क्या होती है, और ये कब आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं दिसंबर नहीं सॉरी अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल फर्म होती क्या है, इसका आइडिया आई थिंक आपको होगा। देखिए जो मल्टीनेशनल फर्म होती है जिसको एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये क्या होती है, ये वो फर्म होती है जिनका हेड ऑफिस क्या होता है, एक जगह इनका, एक कंट्री में इनका हेड ऑफिस होता है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस होती है, कह लीजिए इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे असेंबलिंग हो रहा है, सामान हर जगह बिक रहा है, तो ऐसा होता है, मतलब वो उनका हेड ऑफिस एक जगह होता है लेकिन वो अलग अलग कंट्री से ऑपरेट कर रही होती हैं, तो इनको कहते हैं एमएनसी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल इंटरप्राइज वो होती है जो मल्टीपल कंट्रीज से ऑपरेट कर रही होती है, हेड ऑफिस एक जगह होता है, बाकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज और बाकी काम अलग अलग कंट्री से हो रहे होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि मल्टीनेशनल जो फर्म होती है वो कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इन मल्टीपल कंट्रीज, जो कंट्रोल एंड ऑपरेट कर रही हो प्रोडक्शन फैसिलिटी कहां से, मल्टीपल कंट्रीज से, अलग अलग कंट्री से, तो इन्हें कहेंगे मल्टीनेशनल फर्म या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वही आईबी का है, इंटरनेशनल बिजनेस जो टॉपिक है उसी से है। क्वेश्चन क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज committed to remove all barrier to the flow of goods and services between themselves and also pursue independent external trade policy is called चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, ठीक है, ये ग्रुप है कंट्रीज का, तो ये जो ग्रुप ऑफ कंट्री है इनका आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, ये ग्रुप है कंट्रीज का, इनका आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इनका आपस में ये गुड्स एंड सर्विसेज को फ्री फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, इनके आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, यानी व्यापार को लेके कोई बैरियर, कोई कोटा, टेरिफ वगैरह नहीं है। ठीक है, बट ये किसी थर्ड पार्टी, किसी बाहर की कंट्री से जब ये ट्रेड करती हैं तो दे परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी, यानी इनकी अपनी ट्रेड पॉलिसी होती है, ये बाहर किसी कंट्री से ट्रेड करती है तो इनकी अपनी पॉलिसी है। ठीक है, बट ये आपस में जब ट्रेड करती हैं तो इनका फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, आपस में कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जब ये बाहर किसी कंट्री से ट्रेड करती हैं, ठीक है, इस ग्रुप के बाहर किसी से ट्रेड करती हैं तो इनका अपना टेरिफ है, अपने रूल रेगुलेशन है, ट्रेड पॉलिसी है। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा फ्री ट्रेड एरिया में है, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन या इकोनॉमिक यूनियन, किस में है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको चलिए इन चारों ही टर्म के बारे में बता देती हूँ, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या है आंसर। चलिए शुरू करते हैं, कॉमन मार्केट से शुरू करते हैं। पहले मैं कॉमन मार्केट आपको बताती हूँ। ठीक है, कॉमन मार्केट क्या होता है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये चारों है क्या। ठीक, कॉमन मार्केट क्या है, कॉमन मार्केट वही एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, ग्रुप ऑफ कह लीजिए ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इनके आपस में जो कॉमन मार्केट होता है इसमें भी यही होता है, इनके आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं होते हैं, ये जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है इनका आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता है, फ्री मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, एंड बट ये एक्सटर्नल दे जब ये एक्सटर्नल किसी कंट्री के साथ ट्रेड करें, लेकिन ये कंट्री जब एक्सटर्नल किसी के साथ ट्रेड करें तब इनका टेरिफ होता है, दे शेयर द एक्सटर्नल टेरिफ, यानी सेम टेरिफ ये चार्ज करती है, यानी ये बाहर किसी कंट्री से करेंगी तो सेम जो टेरिफ है वो रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉमन मार्केट। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, तो देखिए इकोनॉमिक यूनियन भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक ट्रेड ब्लॉक है। ठीक है, इनकी कॉमन पॉलिसी है, आपस में जब ये ट्रेड करेंगे तो इनकी इन चारों में ही कह लीजिए यही चीज है कि ये जब आपस में ट्रेड करेंगे तो देयर इज नो ट्रेड बैरियर, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जब ये बाहर करेंगे किसी बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो ये जो इकोनॉमिक यूनियन है इसमें भी यही चीज होती है जो कॉमन मार्केट में है कि इनका कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी, यानी अगर ये बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो इनकी जो ट्रेड पॉलिसी होगी वो सेम होगी, यानी इन पांचों कंट्री को सेम ट्रेड पॉलिसी फॉलो करनी है, ये होता है इकोनॉमिक यूनियन में। ठीक है, कस्टम यूनियन में क्या होता है, कस्टम यूनियन भी सेम है, कस्टम यूनियन में भी इन कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होता है कि आपस में कोई ट्रेड बैरियर नहीं होगा और बाहर
किसी नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होगा। तो एक तरीके से ये तीनों सेम है, लेकिन एफटीए क्या होता है, एफटीए अलग है। एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड जोन। इसमें क्या है, ये जो अगर 5 कंट्री है, ये अगर ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इन्होंने अगर अपना ट्रेड ब्लॉक बनाया है तो इनका आपस में कोई बैरियर नहीं होगा। लेकिन जब ये बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे तो इनका अपना इंडिपेंडेंट, कह लीजिए ये जो है ना, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी। इस कंट्री ए की अपनी ट्रेड पॉलिसी होगी कि ये कंट्री सी के साथ किस तरीके से ट्रेड करेगी, क्या ट्रेड बैरियर होगा, ये कॉमन नहीं होगा। कंट्री ए का अपना होगा, कंट्री बी की अपनी ट्रेड पॉलिसी है कि कंट्री डी के साथ ही किस तरीके से ट्रेड कर रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, दिस कम्स अंडर फ्री ट्रेड एरिया, इसको फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है ना, दैट इज फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो आपस में जिनका बहुत ही कम या फिर कोई ट्रेड बैरियर नहीं होता है। ठीक है, एंड बट ये किसी एक्सटर्नल, जब किसी कंट्री के साथ, थर्ड पार्टी किसी आउटसाइड कंट्री के साथ जब ट्रेड करती हैं तो इनका अपना इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होती है। तो ये क्या है, दैट इज एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि मेरे चैनल पे हर दिन काफी नए स्टूडेंट आते हैं जिन्हें मेरे चैनल के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं, ये सारे सब्जेक्ट मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मई 2025 तक ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स है, लेक्चर वीडियोस है, सब मिल जाएंगे। नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन से मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सिलेबस डिटेल में डिस्कस हुआ है। ठीक है, एंड यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये लेक्चर कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं कि नहीं, और कितनी जल्दी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय अ फर्म while strategizing to go international are as follows। यानी जब भी कोई फर्म ये डिसाइड करती है कि उसे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे जाना है, तो वो फर्म कौन कौन से स्टेप फॉलो करती है, दिस इज द क्वेश्चन। ये जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जब कोई फर्म ये डिसाइड करती है कि दैट फर्म विल गो एट इंटरनेशनल लेवल, तो वो फर्म क्या क्या स्टेप फॉलो करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टेप दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कोई फर्म क्या स्टेप फॉलो करती है जब वो ग्लोबल डिसाइड करती है कि वो ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेगी। तो क्या स्टेप करती है वो पहले मैं बता देती हूँ, फिर हम यहाँ पे मैच करा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो फर्म ये डिसाइड करती है कि वेदर द फर्म विल गो ग्लोबल और नॉट। ये डिसाइड करती है कि वो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करेगी कि नहीं करेगी, कि डोमेस्टिक लेवल पे ही करेगी। मतलब अगर इंडिया में, ठीक है, अगर इंडिया में कोई कंट्री ट्रेड, कोई कंपनी ट्रेड कर रही है, तो सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना है कि वो बाहर इंटरनेशनल लेवल पे उसे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, कि डोमेस्टिक केवल इंडिया में ही अपने सामान बेचने हैं। सबसे पहले स्टेप तो ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिसाइडिंग विच मार्केट टू इंटर। दूसरा स्टेप है कि अब वो ये डिसाइड करेगी कि वो कौन से मार्केट में इंटर करेगी। ठीक है, किस मार्केट में, किस कंट्री में अपने सामान बेचेगी, ये डिसाइड करना है। तीसरा क्या है, व्हेन टू इंटर, यानी कब इंटर करेगी। देखिए हर कंट्री का अपना, आप बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा है, बिजनेस साइकिल, ठीक है, हर कंट्री का जैसे नहीं, एक अच्छा फेज होता है, एक थोड़ा सा मतलब डाउन फेज आता है। तो डाउन फेज में मतलब बिजनेस भी थोड़े से फॉल होते हैं, तो उस समय बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चलेगा। तो अगर आप किसी भी कंट्री में इंटर करने का सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट वहां पे बेचने का सोच रहे हैं, तो उस कंट्री का उस समय फेज क्या चल रहा है, सही समय पे इंटर करेंगे तो बिजनेस विल फ्लरिश, अदरवाइज बिजनेस में नुकसान होगा। तो इसीलिए तीसरा स्टेप क्या है, डिसाइडिंग व्हेन टू इंटर, कब इंटर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, उस कंट्री में कब इंटर करेंगे, ये तीसरा स्टेप है। फिर उसके बाद डिसाइड करना है हाउ टू इंटर द चूजन मार्केट। जो भी मार्केट आपने चूज किया है, आपने अगर चूज किया है कि आप कंट्री ए में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कैसे इंटर करेंगे उस मार्केट में। क्या वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे डायरेक्टली, वहां पे कोई फर्म वगैरह खरीदेंगे, फैक्ट्री खरीदेंगे, या एफडीआई फॉर मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, कि आप ज्वाइंट वेंचर करेंगे, कि वहां पे कोई फ्रेंचाइजी खरीदेंगे, मतलब कैसे इंटर करेंगे ये डिसाइड करना होता है। या आप एक्सपोर्ट करेंगे, यहीं पे रह करके आप एक्सपोर्ट करेंगे, या ज्वाइंट वेंचर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये बेसिकली डिसाइड करना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद चूज करना है मोड ऑफ एंट्री,
राइट। तो ये सिंपल से स्टेप होते हैं, ये सिंपल से 5 स्टेप होते हैं। तो मैंने स्टेप बता दिया। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, डिसाइडिंग विच मार्केट टू एंटर, डिसाइडिंग वेदर टू गो ग्लोबल। तो सबसे पहला तो स्टेप यही है, सबसे पहले ये डिसाइड होगा कि हमें ग्लोबल लेवल पे जाना है कि नहीं, कि डोमेस्टिक ही करना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। अगला क्या है, चूजिंग द मोड ऑफ एंट्री, डिसाइडिंग हाउ टू एंटर द चूजन मार्केट। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे ये दूसरा स्टेप जो है ना, सबसे पहला क्या आया, सी, सी फर्स्ट है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में, ए बी सी डी ऑप्शन में सी फर्स्ट नंबर पे कहाँ है, यहां पर है एंड यहां पर है, यानी हमारा जो आंसर है ना वो बी या सी में से कुछ है। ठीक है, या तो बी है या सी आंसर। अगला क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, डिसाइडिंग विच मार्केट टू एंटर। अब अगले स्टेप में यही करते हैं ना, किस मार्केट में एंटर करेंगे, तो बी सेकेंड है, डिसाइडिंग विच मार्केट टू एंटर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर, यानी कब एंटर करेंगे, यानी ए इज आंसर। फिर उसके बाद चूजिंग हाउ टू एंटर, किस तरीके से एंटर करेंगे, यानी ई, ये फोर्थ है, चूजिंग हाउ टू एंटर। एंड फाइनली किस मोड से एंटर करेंगे वो। ठीक है, तो ये मैच हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ग्लोबल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यानी बी और सी में से ही कुछ आंसर है, यहां से मिल गया, और उसके बाद ये हमारा बैठ गया। ये जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्टोरेट जर्नल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी डीजीएफटी, डीजीएफटी। तो डीजीएफटी फैसिलिटेट्स एंड प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। जो डीजीएफटी है वो फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है एंड प्रमोट करता है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, एंड ऑल्सो इंप्लीमेंट द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो डीजीएफटी प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज गवर्न डीजीएफटी। आपको बताना है इन चारों में से कौन डीजीएफटी को गवर्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री गवर्न डीजीएफटी, डीजीएफटी को कौन गवर्न करता है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसमें से कौन करता है, ये आपको बताना है। दिसंबर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बेसिकली डीजीएफटी किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डीजीएफटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो डीजीएफटी है क्या, डीजीएफटी मैंने यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में। पहले मैं डीजीएफटी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो डीजीएफटी यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक गवर्निंग बॉडी है जिसका काम क्या है, रेगुलेट करना, प्रमोट करना फॉरेन ट्रेड इंडिया में। ठीक है, एंड इसका ऑफिस किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये जो डीजीएफटी है ना, ये किसके अंडर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। इसका प्राइमरी गोल क्या है, कि हेल्प करना, इनहेंस करना इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना, बेसिकली फॉरेन ट्रेड को और ज्यादा प्रमोट करना, सपोर्ट करना, रेगुलेट करना, ये इसका काम है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा, ये किसके अंडर में आता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट दैट लैक ऑफ रिसोर्सेज often help countries to become competitive is related to which of the following। एक कॉन्सेप्ट है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो ये हेल्प करता है कंट्रीज को टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, टू बिकम कॉम्पिटिटिव। यानी कंट्रीज कॉम्पिटिटिव तब होती है जब उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है। तो ये बात किस थ्योरी में कही गई है, क्या ये कॉम्पिटिटिव थ्योरी में बात कही गई है, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में बात कही गई है, या पॉर्टर डायमंड्स मॉडल में ये बात कही गई है, या किसी में नहीं कही गई है। ये क्वेश्चन आया है जनवरी 2017 में। तो बताइए किसमें कहा गया है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हेल्प द कंट्री टू बिकम कॉम्पिटिटिव, यानी अगर रिसोर्सेज की कमी रहेगी तो ये हेल्प करेगा कंट्रीज को कॉम्पिटिटिव होने में। तो ये किस में कही गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चलिए मैं इन चारों ही के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नन ऑफ द अबव के बारे में तो आप ही जानते हैं, ठीक है, बाकी मैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या है। देखिए पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो हमने मार्केटिंग में पढ़ा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है कि प्रोडक्ट के फेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मेच्योरिटी फेज, डिक्लाइन फेज, ऐसा होता है ना।
इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डिक्लाइन होता है, फिर नहीं मेच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन होता है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, हर स्टेज पे प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज होती है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कह लीजिए, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग होती है। तो दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये थ्योरी है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो है नहीं आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, कॉम्पिटेटिव थ्योरी। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटेटिव है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्पिटेटिव थ्योरी पहले बता देती हूँ किसने दिया था। कॉम्पिटेटिव थ्योरी दिया था माइकल पॉटर ने, कॉम्पिटेटिव थ्योरी दिया था। इन्होंने क्या कहा था, बेसिकली इस थ्योरी में फोकस था कि ये समझे कि कौन कौन से कॉम्पिटेटिव फोर्सेज होते हैं विद इन एन इंडस्ट्री। किसी इंडस्ट्री में कौन कौन से कॉम्पिटेटिव फोर्सेज होते हैं और उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या है, उससे रिलेटेड है ये थ्योरी। तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आंसर है नहीं, ये नहीं है। अब चलिए डायमंड, ये पोर्टर का डायमंड मॉडल, पोर्टर का डायमंड, डायमंड की शेप में था, पोर्टर का डायमंड मॉडल समझ लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी आप पढ़ते हैं, पोर्टर्स डायमंड मॉडल। तो ये जो पोर्टर डायमंड्स मॉडल है, इसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों कोई जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री। ठीक है, पोर्टर डायमंड मॉडल में ये बताया गया है कि क्यों ऐसा है कि कुछ इंडस्ट्रीज किसी नेशन में बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हैं एज कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री। तो इसके चार रीजन, चार फैक्टर्स बताए गए हैं। ठीक है, कि किसी भी नेशन के कॉम्पिटेटिव एडवांटेज चार हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला है फैक्टर कंडीशन, अगला है डिमांड कंडीशन, अगला है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, अगला है फर्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो बेसिकली इसी में बताया गया है, ये जो पोर्टर्स डायमंड मॉडल है इसी में बताया गया है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं, इट हेल्प द कंट्री टू बिकम कॉम्पिटेटिव। जो संसाधनों की कमी होती है, इससे फर्म और ज्यादा क्या होती है, जो है वो और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती है। तो बेसिकली ये बात पोर्टर्स डायमंड मॉडल में कही गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे पोर्टर डायमंड मॉडल एक बार डिटेल में आप बुक से भी जरूर पढ़िएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। ये लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, यहाँ चार थ्योरीज दी गई हैं। तो इन थ्योरी के बारे में आपको पता है तो तुरंत मैच करा लेंगे, नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। तो चलिए पहले मैं इन थ्योरीज के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर आप खुद ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ये थ्योरी क्या है कि, चलिए यहां से शुरू करते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो पहले मैं फैक्टर एंडोमेंट बताऊंगी और उसके बाद ये लिनोटिव थ्योरी बताऊंगी, लिनोटिव पैराडॉक्स बताऊंगी। क्यों, क्योंकि ये इस थ्योरी का, ये जो लिनोटिव पैराडॉक्स है ना, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, इसलिए पहले मैं फैक्टर एंडोमेंट बताती हूँ, फिर लिनोटिव बताती हूँ। ठीक है, पहले फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसने दिया था, हेचर ओहलिन ने दिया था। इसे हेचर ओहलिन मॉडल भी कहते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया था कंट्री की रिलेटिव एबंडेंस। इसमें एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे कंट्री की जो रिलेटिव एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज हैं वो डिटरमाइन करती हैं किसी कंट्री का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन सर्टेन गुड्स। यानी कुछ कंट्रीज के पास होता है, कुछ कंट्रीज होती है जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, कुछ के पास लेबर ज्यादा है, कुछ के पास लैंड ज्यादा है, कुछ के पास कुछ दूसरे रिसोर्सेज ज्यादा हैं। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बताती है कि ये जो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कंट्रीज की रिलेटिव कह लीजिए कंपेरेटिव एडवांटेज कंट्री को देते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया था फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे कोई कंट्री का रिलेटिव एबंडेंस जो है रिसोर्सेज का, किसी कंट्री के पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, लैंड ज्यादा है, तो उससे किसी कंट्री को कैसे कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है, ये फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में बताया गया था। ठीक है, अब अगली थ्योरी, ये बात तो इसमें कही गई थी, अगली मैं आपको बताती हूँ लियोनेटिव पैराडॉक्स। तो ये जो लियोनेटिव पैराडॉक्स है, ये किसने दिया था, वैसिली लियोनेटिव ने किया था। इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था इन्होंने, और इनका जो ऑब्जर्वेशन था वो जस्ट फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी का जस्ट कह लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन था। देखिए लिखा है मैंने, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था एंडोमेंट थ्योरी ऑफ आईपी को, कॉन्ट्राडिक्ट करता था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यूनाइटेड स्टेट जो यूएस है, वो किस, उसके पास क्या ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, कैपिटल एबंडेंस में है। तो इसको जो है कैपिटल इंटेंसिव जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट करने चाहिए ना। यूएस जो है उसके पास कैपिटल ज्यादा है, तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। बट इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है, लेबर इंटेंसिव गुड एक्सपोर्ट करता है। तो ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। एंडोमेंट थ्योरी में क्या कहता है, एंडोमेंट थ्योरी में
ये बात कही गई थी ना कि जिस कंट्री में जो रिसोर्सेज अबंडेंस में है वो उस कंट्री को एडवांटेज देते हैं, ठीक है। बट लिनोटिव ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, एकदम जस्ट अपोजिट है, ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। यूएस के पास कैपिटल बहुत है, कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट्स के बारे में बता दिया, चलिए अब 2 पॉइंट से जरा मैच कराने की कोशिश करते हैं। ये लियोनेटिव पैराडॉक्स की बात यहाँ पे कही गई है, इसमें देखिए लियोनेटिव पैराडॉक्स में क्या है, इंपेरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स चैलेंजिंग द फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। वही बात जो अभी मैंने कहा है कि ये जो पैराडॉक्स है ये किसको चैलेंज कर रहा है, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एंडोमेंट थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और ये क्या कह रहा है कि यूएस जो है एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव गुड्स, जबकि उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए क्योंकि उसके पास कैपिटल अबंडेंस में है। तो डी किससे मैच हो रहा है, 1 से। तो डी 1 से कहां पे मैच हो रहा है, ये हो रहा है। यानी इसी के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे भी श्योर हूं तो यानी मुझे पता चल गया है कि आंसर इज ए, क्योंकि डी 1 पे कहीं और मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी मैंने आपको बता दी। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी कह रही है, अब इसको जरा रीड कर लेते हैं कौन सा फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी से मैच हो रहा है, एक बार ये देखते हैं। अ कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट अ कमोडिटी दैट प्राइमरली इन्वॉल्व अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंटली अवेलेबल विद इन द कंट्री। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी यही तो कह रहा है कि कंट्री को वो चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके यहाँ अबंडेंस में है। देखिए नाम क्या है, फैक्टर एंडोमेंट, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे लेबर चाहे कैपिटल या दूसरी चीज लैंड, जो भी चीज उसके पास अबंडेंस में है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ये बात कही गई थी फैक्टर अबंडेंस थ्योरी में। यानी सी किससे मैच हो रहा है, थर्ड से। तो ये देखिए सी थर्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो ये दोनों मैच हो गया तो मुझे वैसे ही पता चल गया आंसर इज ए, आंसर ए है, ठीक है। बट चलिए मैं बाकी जो 2 थ्योरी है उसके बारे में बता देती हूँ। पहली क्या है, एब्सोलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये है एब्सोलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो एब्सोलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दी है, एडम स्मिथ ने दी है। इसने क्या कहा कि कंट्री, किसी भी कंट्री को कैसे फायदा हो सकता है अगर वो स्पेशलाइज करे प्रोडक्शन में, उन गुड्स को प्रोड्यूस करे जिसको प्रोड्यूस करने में लेबर कॉस्ट सबसे कम लगे, एब्सोलूट कॉस्ट बचे, लेबर कॉस्ट कम लगे, वो अगर प्रोड्यूस करती है तो उस कंट्री को फायदा होता है। ये कहा गया एब्सोलूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में, ठीक है। अगला क्या है, ये है एब्सोलूट एंड ये है कंपैरेटिव। अगला क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। बस दोनों में अंतर क्या है, ये एब्सोलूट है, ये कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कंट्री को क्या, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, किसी भी कंट्री को उस चीज में फोकस करना चाहिए जिस चीज को वो सस्ते में चीपर तरीके से बना सकती है, वो चीज उस कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो ये कहा गया था कंपैरेटिव, नाम से ही समझ में आ रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट, यानी उसके कंपैरिजन में हमें कॉस्ट अगर कम पड़े तो दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट, ठीक है। तो अब मैंने डी का आपको बता दिया था, सी का आपको बता दिया था, ए का देखिए किससे मैच हो रहा है। अब बचे क्या है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है। अ कंट्री, इसको पढ़ लेते हैं, अ कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी इन विच इट पजेस ग्रेटर रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज इसमें इसका ज्यादा हो, यानी कंपेरेटिव की बात हुई, रिलेटिव यानी दूसरी कंट्री के कंपेयर में अगर आप सामान सस्ते में बना सकते हैं तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। यानी बी किससे मैच हो रहा है, 4 से। तो हमें समझ में आ ही गया है, ए है आंसर। और ये ए किससे मैच होगा, ए इससे जा रहा है कि कंट्री शुड हैविंग अ डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये से मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है जो मैंने एफटीए वाला क्वेश्चन कराया था ना, सेम उसी पे है, बस पूछने का तरीका अलग है। नवंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इवन इंटरनेशनल ट्रेड से ये जो 4 ऑप्शन, मतलब ये आपको डिटेल में पता होने चाहिए। इस पे देखिए 2 ईयर में क्वेश्चन आया है, अलग अलग ईयर में, बट पूछा वही चीज गया है, पूछने का तरीका अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिचुएशन रिफर टू एज among us the following when intra region trade is duty free। यानी ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में जो इंट्रा ट्रेड हो वो ड्यूटी फ्री हो, बट देयर इज अ वेरिएशन इन टेरिफ स्ट्रक्चर फॉर इंपोर्ट फ्रॉम थर्ड कंट्री। अगर ये किसी थर्ड कंट्री से इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो जो टेरिफ स्ट्रक्चर होगा वो वेरी करेगा, लेकिन आपस में जब ये ट्रेड करेंगे दैट वुड बी ड्यूटी फ्री। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, एफटीए।
मैंने बताया था ना कि ये आपस में इनका ट्रेड जो होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, टैरिफ फ्री होगा, लेकिन जब वो बाहर किसी के साथ ट्रेड करेंगे, कुछ इंपोर्ट करेंगे, तो उनका अपना ट्रेड पॉलिसी होगा। ऐसा किस में होता है? ऐसा एफटीए में होता है। जबकि इसके अलावा जो कॉमन मार्केट है या इकोनॉमिक यूनियन है या कस्टम यूनियन है, इनमें क्या होता है कि ये आपस में तो सेम रहता है कि भाई फ्री ट्रेड जोन है, आपस में जब ट्रेड करेंगे तो नो बैरियर, लेकिन जब बाहर किसी के साथ ट्रेड करेंगे तो कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी। इन तीनों में कॉमन ट्रेड पॉलिसी होगी, लेकिन एफटीए में अपना मतलब इंडिविजुअल टेरिफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये कंट्री का अपना इसके साथ टेरिफ स्ट्रक्चर होगा या ट्रेड पॉलिसी होगी, ठीक है, कॉमन नहीं होगी। तो ये एफटीए में होता है, फ्री ट्रेड एरिया में होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एफटीए का एग्जाम्पल क्या है? जैसे नाफ्टा हुआ, साफ्टा हुआ, आफ्टा हुआ, ये सब एफटीए का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब ये नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो इनका खुद का ओन टेरिफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का जो एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल है वो किसने दिया है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, विलियम पिटी एंड हेशर ओलिन। बता दूं, आईबी इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है ना, ये चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आप एग्जाम में करके ही जाइएगा। आईबी के चार थ्योरी पता होनी चाहिए, एंड ये थ्योरी किसने दी है ये पता होनी चाहिए। देखिए मैंने ये चारों थ्योरी के बारे में यहाँ पे लिखा है, प्लस मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया है कि ये दी किसने है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। देखिए थ्योरीज पे भी आया है क्वेश्चन, ये कब आया है? अच्छा इसमें ईयर नहीं लिखा, ये आया है। और फिर इनका जो किसने दिए थ्योरी, इस पे भी क्वेश्चन आया जून 2018 में। ठीक है, तो ये दोनों ही पता होने चाहिए। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी अभी मैंने उसी स्लाइड में बताया कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो आईबी की है, वो आईटी की, इंटरनेशनल ट्रेड की, वो दिया है एडम स्मिथ ने। और इन्होंने क्या कहा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कि कंट्री को उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज करना चाहिए जो वो ज्यादा प्रोड्यूस करे विद द सेम इनपुट, जिसमें बेसिकली उस कंट्री को क्या हो, एडवांटेज हो। ठीक है, उस कंट्री में, उस प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज हो, उसको फायदा हो, वो उतने ही इनपुट में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ऐसे प्रोडक्ट पे उस कंट्री को फोकस करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट पे और ज्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल। ये बात समझ में आई? एंड ये किसने दिया था? ये दिया था एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आज हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, आज मैं 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। ठीक है, नहीं किया है, छूट गया, भूल गए तो फिर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत से मैं एक एक वीडियो बना रही हूँ। एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा, यहाँ तक पहुंचे हैं तो मुझे अब कमेंट करके ही जाइएगा, बताइएगा ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया, यूजफुल था कि नहीं यूजफुल था। ठीक है, एंड नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।